जैन धर्म में ईश्वर है या नहीं है, या ईश्वर और भगवान दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं? जियो और जीने दो, ये सिद्धांत किसने दिया था? मुझे बताइए कि भारत में जर्नलिस्ट बनने के लिए किस तरह की योग्यता का होना अनिवार्य है? राजस्थान से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, समुदाय है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत फेमस है। कौन सी कम्युनिटी है ये? मैं कमिंग सर? यस, प्लीज कम, बैठिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड नमस्ते, इवनिंग मैम। बैठिए गुड बैठिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आप हैं अंकित कुमार जैन, यस सर। है ना? अंकित, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हम सबको, ताकि हम आपके बारे में कुछ बातें जान सकें और सवाल पूछ सकें। सर, मेरा नाम अंकित कुमार जैन है जी, और मैं राजस्थान राज्य के बूंदी जिले के जरखुदा गांव से आता हूं। ठीक है। और मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में किया है और मेरा विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय रहा है जी। और कॉलेज एमबीएम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जोधपुर रहा है। हम्म, इसके बाद मैंने 2 वर्षों तक वंडर सीमेंट लिमिटेड निम्बाहेड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर काम किया है और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है। और यूपीएससी में आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर, हिंदी साहित्य। अच्छा, तो केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी में नहीं है? सर, केमिकल इंजीनियरिंग विषय को वैकल्पिक विषय के तौर पे नहीं रखा गया है, हालांकि केमिस्ट्री है, लेकिन चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में काफ़ी अंतर होता है काफी सर। अंतर हो जाता है। उतना अंतर हिंदी साहित्य और केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है? नहीं सर, उतना अंतर, काफ़ी अलग अंतर है, लेकिन चूंकि इसमें मेरा कॉलेज के समय से ही रुचि रही है, चूंकि मैं थिएटर ग्रुप से जुड़ा हुआ था और इसके साथ साथ एक अलग फील्ड को भी मुझे देखना था। और चूंकि मैंने एक साइंस का विषय लेकर के एक जो अलग डायमेंशन को देखा था, उसके अलग नज़रिए के साथ फिर मैं एक हिंदी साहित्य के से एक अलग नज़रिए के साथ में देखना चाहता था कि किस तरह से समाज को देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने हिंदी साहित्य को चुना इसी वजह से। अब चित्तौड़गढ़ से जुड़े हुए हैं, सीमेंट की उसमें फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहाँ पर, और चित्तौड़गढ़ का महत्व हिंदी साहित्य में भी काफ़ी ज़्यादा है। आपने पद्मावत नाम की रचना पढ़ी होगी जिसमें कहानी चित्तौड़गढ़ की है। पृथ्वीराज रासो भी पढ़ा होगा जिसमें कहानी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की है। जो पद्मावत की कहानी आप पढ़ते हैं और जो पद्मावती या पद्मावत नाम से एक फिल्म आई थी, उन दोनों की कहानी एक जैसी है या उसमें कुछ अंतर है? सर, चूँकि मैंने पद्मावत फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जितना मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है, उसके अंदर पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, उसी की कथा के अनुरूप उसमें पद्मावती का और जो वहाँ के राजा थे और उस वक्त के जो मुग़ल बादशाह थे, उनका चित्रांकन किया गया है। वो मुगल बादशाह थे? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राजा थे, मुग़ल नहीं थे, लेकिन सल्तनत कालीन राजा थे। और उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे जिस समय ये युद्ध हुआ था? चित्तौड़ के जो राजा थे उनका नाम शायद रत्नसेन? राजा रत्नसेन जी सर। पन्नाधाय की कहानी क्या है? वो भी उसी इलाके की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। सर, पन्नाधाय जो थी वो महाराणा उदय सिंह की धाई माँ थी और उसी वक्त वहाँ पर बनवीर नाम का एक सामंत था। उसने चित्तौड़ के जो साम्राज्य पर अपना अधिकार करने के लिए राणा विक्रमादित्य, जो कि उस समय युवराज थे, और उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वो महाराणा उदय सिंह की हत्या भी करना चाहते थे। तो महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय के द्वारा बचाया गया और उसके बाद उसके लिए उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया था और इसी कारण से पन्नाधाय को काफ़ी सम्मान मिलता है। हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? सर, हल्दी घाटी राजसमंद ज़िले में आता है और ये एक मैदानी क्षेत्र जैसा है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर महाराणा प्रताप की सेना और जो मुग़ल बादशाह अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, उनके बीच युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर काफ़ी वीरों ने अपना रक्त बहाया था और इसी कारण से वो रक्त जैसी होने के कारण और उसमें पीलापन आ गया था, तो इसी कारण से उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और चूँकि वो एक पहाड़ी मिट्टी भी वहाँ पर पाई जाती है, तो इस कारण से भी उसका पीला रंग वहाँ पर जियोग्राफिकली हम देखें तो पीलापन मिलता तो है। आजकल भी उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से
क्या उसकी एक वजह रक्त का होना है या प्राकृतिक भौगोलिक वजहों से वो पीलापन है? आमतौर पर सर ये भौगोलिक वजह ही है, लेकिन चूंकि एक ये मान्यता लोक मान्यता हो एक ऐसी मान्यता है लोगों के बीच में। ठीक है, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, अंकित जैन आपका नाम है। मुझे ये बताएं कि हिंदी साहित्य में जैन कवियों की भूमिका जो है या जैन साहित्य की हिस्सेदारी है वो कितनी है? सर जब से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है तब से ही जैन साहित्यकारों के द्वारा हिंदी में रचनाएं उपलब्ध हैं। जैसे आचार्य स्वयंभू के द्वारा पौंचर्यु की रचना की गई हैं। इसके अतिरिक्त शांति सागर चरित्र की भी रचना की गई है। इसके साथ साथ अगर आधुनिक हिंदी साहित्य में देखेंगे तो एक माटी नाम से उपन्यास भी आचार्य विद्यासागर। हेमचंद्र कौन थे? आचार्य हेमचंद्र सूरी गुजरात के जो शासक थे उनके दरबार में काफ़ी प्रतिष्ठित जैन संत थे और उनके द्वारा काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए और उनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है और देसी नाममाला जैसे ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। कोई और जैन कवि उसी दौर के? सॉरी सर, मुझे अभी इतना, आचार्य स्वयंभू और आचार्य हेमचंद्र सूरी। ठीक है, धन्यवाद सर। अंकित जी, आपने अपनी हॉबी में लिखा है कि आपको एजुकेशनल जर्नलिज्म पसंद है। क्या होता है ये एजुकेशनल जर्नलिज्म? सर ये जर्नलिज्म के अंदर ऐसी बीट हैं जहाँ पर शिक्षा क्षेत्र के अंदर हो रहे बदलाव और शिक्षा क्षेत्र के अंदर ज़मीनी स्तर पर किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं उसके बारे में जो मीडिया रिपोर्टिंग की जाती है उससे जुड़ा है। और आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं या फिर रिपोर्ट को पढ़ते हैं और उससे आप ज्ञान अर्जित करते हैं, क्या है? सर चूँकि कॉलेज के दौरान मेरा मीडिया से काफ़ी रिलेशन था और इसी दौरान मैं उनके संपर्क में आया था तो मैं उनके लिए कुछ काम भी करता था फ्रीलांसर के तौर पर। तो ये मेरा डीप इंटरेस्ट एजुकेशनल जर्नलिज्म में रहा है सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि भारत में जर्नलिस्ट बनने के लिए किस तरह की योग्यता का होना अनिवार्य है? सर आमतौर पर देखा जाए तो जर्नलिस्ट बनने के लिए खास योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने कौशल से भी बन सकता है। लेकिन चूँकि जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है उसी हिसाब से कई सारे संस्थान मीडिया से जुड़े हुए सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेस भी करवाते हैं, तो उनके माध्यम से भी किया जा सकता है। तो जर्नलिज्म सामान्य तौर पर भी और एक प्रोफेशनल के तौर पर भी प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि भारतीय संविधान में क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत अगर केंद्र सरकार चाहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती है कि कौन जर्नलिज्म के प्रोफेशन में जाएगा, या सरकार ये घोषित कर सकती है कि जर्नलिज्म के व्यवसाय में सरकार के अलावा कोई नहीं रहेगा? क्या कोई ऐसा प्रावधान है? सर आर्टिकल 19 एक जी के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रोफेशन चुन सकता है और लेकिन उसमें सरकार के पास ये है कि कुछ शक्तियां हैं जिसके तहत वो कुछ अपने सेक्टर्स को निर्धारित कर सकती हैं। लेकिन चूँकि जर्नलिज्म ब्रिटिश काल से ही सभी के लिए खुला रहा है तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कभी इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे ये बताइए कि आपने अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है कि आप नई उड़ान स्कीम के लाभार्थी रहे हैं। एक भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसने 5 साल पूरे किए हैं 2022 में। क्या आप बता सकते हैं कि उसका क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था उड़ान का? सर उड़ान योजना के तहत जो भारत का मध्यम वर्गीय समाज है उसको एविएशन इंडस्ट्री के साथ जोड़ना था और इसके तहत कई सारे ग्राउंड फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण करना था ताकि आसानी से एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ और जो हमारे जो एविएशन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ सके। ये इस पूरे एविएशन सेक्टर में एक सुधार और एविएशन सेक्टर के अंदर ग्रोथ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी सर। ठीक है, वो मेजर पोर्ट्स कनेक्टिविटी को लेकर ऐसा था। ठीक है अंकित, ये बताइए कि सीमेंट इंडस्ट्री जिसका सीमेंट इतना यूज़ होता है और सीमेंट इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसको एक तो क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, कौन कौन सी गैसेस रिलीज़ होती हैं सीमेंट प्रोडक्शन में, और अल्टरनेटिव्स क्या हैं अगर हमें सीमेंट को छोड़ना ही पड़े, बहुत ज़्यादा इसकी पोल्यूशन है इस वजह से। मैम जो इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काफ़ी रिलीज़ होता है और बर्निंग के दौरान SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इन गैसेस का भी काफ़ी रिलीज़ होता है।
और एयर पोल्यूशन के अंदर इसमें इसको बनाने के दौरान और कंस्ट्रक्शंस के दौरान भी जो पर्टिकुलेट मेटल्स हैं वो भी फाइननेस होने के कारण काफ़ी मात्रा में उड़ते हैं। और चूँकि कई बार जो प्रोसेस होता है वो वेट प्रोसेस होता है, तो वेट प्रोसेस के दौरान इसमें कई सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो वाटर बॉडीज़ के साथ मिल जाते हैं, तो इस कारण से भी वाटर पॉल्यूशंस हो जाता है। और जहाँ तक इसके अल्टरनेटिव्स की बात है तो अभी तक ऐसा कोई मेजर अल्टरनेटिव्स सीमेंट का उभर कर नहीं आया है, लेकिन चूँकि इनके प्रभावों को कम करने के लिए कई सारे अल्टरनेटिव्स तैयार किए गए हैं। जैसे कि फ्लाई ऐश को सीमेंट में मिक्स किया जाता है ताकि जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसकी जो वेस्टेज को यहाँ पर यूज़ किया जा सके और जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाया जा सके और पोल्यूशन लेवल को भी कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो स्टील इंडस्ट्री है उसके जो स्लैग निकलता है उसको भी यूज किया जाता है। तो इस तरह के अल्टरनेटिव्स तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही अभी हाल ही में एक सुपर पॉली एब्जॉर्बर को भी तैयार किया गया है ताकि जो वाटर की एब्जॉर्बिटी हो उसको वो ज़्यादा समय तक रख सके। इस तरह के भी कई क्या इन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सुपर पॉली एब्जॉर्बर के? मेनली इसमें सोडियम पॉलीएक्रिलेट को यूज़ किया जा रहा है। 0.1% की मात्रा में अगर हम सीमेंट को इसमें मिक्स करते हैं तो वो लगभग 4 से 5 दिनों तक पानी को सोख के रखेगा। तो जब उसकी हम क्वेरिंग करते हैं सीमेंट स्ट्रक्चर की तो फिर वाटर कम यूज़ जी। होगा। सीमेंट की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है? सीमेंट के अंदर मैम डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड ये मेन कंपोनेंट होते हैं जो कि क्लिंकर में होते हैं। फिर इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। इसके साथ इसमें जिप्सम भी मिक्स किया जाता है और अगर पीपीसी बनाना होता है तो फिर इसमें फ्लाइस मिक्स किया जाता है। ठीक है। आप राजस्थान से हैं, वहाँ पे देवनारायण कॉरिडोर चर्चा में बना हुआ है। क्या है देवनारायण कॉरिडोर की विशेषता, क्यों चर्चा में है? मैम ये राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के अंदर आसिंद एक जगह है। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान देवनारायण की उत्पत्ति एक पर्वत से ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से हुई थी। तो वहीं पर काफ़ी सारे सवाई भोज का मंदिर, भगवान देवनारायण का मंदिर, उनकी माता का मंदिर, इस तरह से मंदिर है। तो उन्हीं मंदिरों को जोड़ करके एक तीर्थ क्षेत्र डेवलप करने की योजना है, उसी को देवनारायण कॉरिडोर कहा गया है। ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आपके राजस्थान से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है, समुदाय है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत फेमस है। कौन सी कम्युनिटी है ये? मैम ये बिश्नोई कम्युनिटी है। और एनवायरनमेंट के लिए क्यों जाना जाता है? मैम जो बिश्नोई समाज हैं उसके संस्थापक हैं जाम्बू जी। उनके द्वारा 29 प्रिंसिपल्स दिए गए थे जो कि पर्यावरण संरक्षण से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और चूँकि वो समुदाय पालन करता है तो इसलिए ठीक उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, धन्यवाद अंकित। अंकित, जियो और जीने दो, ये सिद्धांत किसने दिया था और ये किन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात करता है? मैम ये किसने दिया था ये तो मालूम नहीं, लेकिन चूँकि इसको जैन धर्म के एक नारे के तौर पे कहा जाता है और ये बताया जाता है कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा था। और ये स्वयं को पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ जीने के साथ साथ दूसरों को भी उसी गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान हो, इस तरफ ये इशारा करता है। और यही जो मूल्य हैं बंधुत्व के साथ भी जुड़ता है और समता के साथ भी जुड़ता है। वर्तमान समय में ऐसी कौन सी समस्याएं आपको दिखती हैं जहां पर अगर इन मूल्यों की प्रतिष्ठा कर दी जाए, जिनके बारे में ये बात कर रहा है, तो उन समस्याओं का समाधान संभव है? मैम जो मेटेरियलिज्म से जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पोल्यूशन की समस्या हो या फिर हम देखते हैं कि जो भूखमरी की समस्या है, या फिर हम देख रहे हैं कि कई बार जो शिक्षा से वंचित समाज हैं, इस तरह की समस्याओं से हम अगर जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलते हैं तो हम निश्चित तौर पे कम हो सकता है। इसके साथ ही जो असमानता जो समाज में बढ़ रही है उसको भी हम सामाजिक आर्थिक असमानता को कम कर सकते हैं। थोड़ा सा उदाहरण, मतलब कुछ डिटेल में जाके समझा। जैसे भूखमरी की समस्या है और जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट है, कैसे समाधान होगा उस समस्या का इस कॉन्सेप्ट से? मैम अगर एक सक्षम परिवार से आते हैं या फिर कोई सक्षम व्यक्ति हैं, तो अगर वो हर जगह अपनी अगर भोजनशाला खोलेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे भूखा सो पाएगा।
तो इस तरह की कई सारी धर्मशालाएँ कई जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रात्रि विश्राम करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इसी आधार पे वो खुद तो सो ही रहा है, दूसरों को भी सोने के लिए अच्छे शयन की व्यवस्था उसकी हो सकती है, अच्छे खाने-पीने की व्यवस्था हो सकती है। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरीके की व्यवस्थाएं तो चल रही हैं ऑलरेडी, है ना? पर उनसे समाधान तो संभव नहीं हो पाया। कोई और एस्पेक्ट आप सोच पा रहे हैं? जी नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में जैन धर्म के और कौन-कौन से उप संप्रदाय हैं? राजस्थान में जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही संप्रदाय हैं। फिर इन्हीं के कई सारे उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर में मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक के अंदर तपोगच्छ, ज्ञानगच्छ आदि हैं। और जो स्थानकवासी हैं, स्थानकवासी में रत्नवंश हैं, श्रमण संघ हैं, साधु मार्गी जैन संप्रदाय हैं। इसके अलावा दिगंबर संप्रदाय मौजूद हैं। अच्छा, आप एक इंजीनियर हैं। वैसे नेशनल इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है और क्यों? मैम, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो प्रसिद्ध इंजीनियर हैं डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। कविता लिखना आपको पसंद है? जी, आपकी हॉबी है। अंकित जी, हिंदी साहित्य के अनुसार परिभाषा नहीं बतानी है, आपके लिए कविता क्या है? मतलब साहित्य के अनुसार का मतलब है कि जो लोगों ने परिभाषाएं दी हैं वो नहीं बतानी है। आपके लिए कविता क्या है? मेरे लिए कविता वही है जो मुझे सुकून देती है, जिसको लिखने के बाद और पढ़ने के बाद मुझे सुकून मिलता है। मेरे लिए वही कविता है। अच्छा, आप अपनी कोई लिखी ऐसी कविता सुना सकते हैं जिसको लिखने के बाद आपको बहुत सुकून मिला हो? जी मैम। आम लोगों की तरह मुझको न यारी चाहिए, मुझको तेरी ज़िंदगी में हिस्सेदारी चाहिए। आम लोगों की तरह मुझको न यारी चाहिए, मुझको तेरी ज़िंदगी में हिस्सेदारी चाहिए। ज़िंदगी में 4 लम्हे, 4 खुशियाँ 4 गम, मददगारी कुछ तुम्हारी कुछ हमारी चाहिए। ठीक है अंकित, बहुत बढ़िया। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके अब तक का जो भी जीवन आपने जिया है उसमें एक ऐसी कौन सी घटना है जो आपके मानस पटल पर अभी तक अंकित है? मैम, मैं कक्षा 12 में था, प्रवेश लेने वाला था। तो उसी दौरान मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस कारण से आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ गई थी। तो मुझे कक्षा 12 के बाद कुछ साल तक पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और कुछ काम करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि वो घटना जो थी वो मुझे आज भी प्रेरित करती हैं कि मुझे कोई भी काम अगर मिलता है तो मुझे उसको पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद अंकित सर। अभी हाल ही में एक विवाद हुआ था कि जैन समुदाय से संबंधित जो धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए घोषणा की गई थी और फिर जैन समुदाय ने उसका विरोध किया था। क्या कारण थे विरोध के? सर, जो झारखंड के अंदर गिरिडीह जिले के अंदर सम्मेत शिखर नाम से एक पर्वत स्थल हैं जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो हाल ही में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। तो इसी को लेकर के जैन धर्म ने विरोध किया था कि इससे पर्यटन गतिविधियों को वहाँ बढ़ावा मिलेगा तो उस क्षेत्र की जो धार्मिक पवित्रता है उसको नुकसान पहुँचेगा और जो धार्मिक मान्यता है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो इस संबंध में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अपने नोटिफिकेशंस के माध्यम से इस घटना से वापस लिया है और उसको धार्मिक क्षेत्र के तौर पर ही उसको मान्यता देने की बात कही है। बढ़िया। ये बताइए कि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि सऊदी अरब और यूएई में आपको उदारता की नीति दिखाई देती है, ज़्यादा उदार दिखाई दे रहे हैं तुलनात्मक रूप से। क्या रीज़न है कि ये देश अधिक उदार दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में? सर, जो सऊदी अरब या यूएई हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो है तेल। लेकिन अब चूँकि समय में बदलाव हो रहा है और जो सभी दुनिया के सभी देश अब रिन्यूएबल एनर्जी या फिर क्लीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं तो चूँकि उनका जो एक्सपोर्ट जो यूएई और सऊदी अरब कर रहा है वो नहीं करेगा, तो अब उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए उनको विदेशी निवेश की आवश्यकता होगी। तो इसी को देखते हुए वहाँ पर लोगों के साथ वहाँ पर जो मनी है दोनों वहाँ पर आ सके, इसको देखते हुए वहाँ पर आर्थिक उदारता की नीति अपनाई जा रही हैं ताकि आने वाले भविष्य के तहत जो नई शहरों का निर्माण किया जा रहा है, हाल ही में एक नियोन सिटी का भी वहाँ पर निर्माण किया गया है ताकि विदेशी लोग वहाँ पर आ सके और वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और वहाँ की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। चलिए, तो इसका मतलब वहाँ पर अब डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है
तो इस डाइवर्सिफिकेशन से अमेरिका के लिए स्थितियां लाभ वाली उत्पन्न हो रही हैं या उसके लिए चुनौती ज़्यादा बढ़ रही है? देखा जाए तो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट चाहता है और इसके लिए उसने कई सारे देशों के साथ अपने समझौते भी किए हैं, उसमें चीन भी हैं या फिर यूरोप के अन्य देश भी हैं। तो अमेरिका के लिए भी चूँकि ये एक मौका है वहाँ पर और उन दोनों देशों के संबंध भी अच्छे हैं, तो ये एक मौका हो सकता है दोनों देशों के लिए। लेकिन चूँकि अभी जो वर्तमान में संबंध है वो थोड़े से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में निराशाजनक हैं। ये बताइए कि आपको सिर्फ अवसर दिखाई दे रहा है अमेरिका के लिए जो इस बदलाव से, डाइवर्सिफिकेशन से, या अमेरिका के लिए कुछ चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं आपको? सर कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं वहाँ जैसे? पर। जैसे चीन का जो बढ़ता प्रभाव होगा, तो जो उनका एक परंपरागत जो संबंध है सऊदी अरब और अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। और चूँकि ईरान भी वहीं पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से बाहर निकलना अमेरिका के लिए आसान नहीं है और वो अमेरिका चाहता भी नहीं है। तो इस संबंध में वो अपना एक जो विश्वस्त पार्टनर हैं उसको नहीं खोना चाहेगा। तो भारत के लिए क्या स्थिति है? भारत के लिए सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और भारत अपने संबंधों को अरब देशों के साथ बढ़ा भी रहा है। जैसा कि हाल ही में मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के तौर पे बनाया गया था। इसके साथ ही चूँकि ईरान और इज़राइल, इन तीनों अगर पक्षों को हम देखते हैं तो भारत की जो विदेश नीति है काफ़ी संतुलित करने वाली है और भारत अपने जो राष्ट्रीय हित हैं उसके अनुरूप चलिए, उसको मान आगे लीजिए बढ़ा रहे हैं। भारत सऊदी अरब, मिस्र, इन देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, तो इसके क्या क्या लाभ आपको दिखाई दे रहे हैं भारत को प्राप्त होंगे? सच चूँकि अरब देश के अंदर एक तो भारत का काफ़ी बड़ा जो लेबर फोर्स है वो वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में हमें रेमिटेंस भी प्राप्त होता है। दूसरा, इसके साथ हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर करती हैं। इसके साथ साथ भारत और इज़राइल के बीच में जो डिफेंस टाइज़ हैं वो बढ़ रही हैं। तो इनको देखते हुए भारत के जो संबंध हैं। अरब देशों के साथ संबंध, तो उससे इजराइल का क्या लेना देना? जी सर। ठीक है, अरब देशों से संबंध अच्छे हो रहे हैं तो हमने इससे पूछा। अच्छा चलिए, पाकिस्तान के संदर्भ में जो किस तरह से ये जो हमारे संबंध विकसित हो रहे हैं अरब देशों से, वो लाभ दे सकते हैं? सर चूँकि अरब देशों में सऊदी अरब प्रमुख है और सऊदी अरब ओआईसी का एक सर्वमान्य नेता है, तो अगर वहाँ से संबंध अच्छे होते हैं तो ओआईसी के मंच पर हम जो पाकिस्तान की एक नीति है, कश्मीर नीति, उसमें हम एक बदलाव देख सकते हैं उसके माध्यम से। और जो पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म हमारे जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है उस पर भी रोक लगाने के लिए हम एक वहाँ पर दबाव बनाया जा सकता है। जैसे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? और कश्मीर नीति पर हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकते हैं, कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? कैसे, क्या बदलाव देख सकते हैं? सर पहला तो यही है कि जो वहाँ पर जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है उस पर पाकिस्तान के द्वारा रोक लगाई जाए, ताकि वहाँ पर जब कश्मीर में मिलिटेंसी कम होगी तो कश्मीर में विकास के अवसर बढ़ेंगे। अंकित, ये बताइए कि बूंदी चित्रकला में ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जो इसे चित्रकला की बाकी शैलियों से अलग करती है? सर इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो बाकी राजस्थानी चित्रकला में आमतौर पर नहीं देखने को मिलती हैं। पहला तो सर जो इसके किन्नौर होते हैं उस पर सुनहरे रंग की यानी कि गोल्डन कलर की उस पर कवरिंग होती है और इसमें एक प्रकृति जन्य जो प्रकृति आधारित चित्र भी देखने को मिलते हैं जिसमें शिकार हैं, शिकार करते हुए चित्र आदि देखने को मिलते हैं। एक विद्वान हुए क्लॉस एबेलिंग नाम के, जिन्होंने जिक्र किया था कि रीतिकाल के दौर में, मध्यकाल में राजस्थान में जो रागमाला के चित्र बनाए गए वो संगीत और चित्रकला के बीच के गहरे संबंध को प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये रागमाला के चित्र और कैसे इनको हम रीतिकाल के संगीत के साथ जोड़कर देख सकते हैं और जहांगीर के समय की चित्रकला के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं? सर ये रागमाला के चित्र यानी कि अलग अलग रागों के दौरान जो चित्रकारी की जाती हैं, जैसे कि राग भैरव हैं, तो राग भैरव का एक निश्चित समय होता है, तो उसी समय का चित्रांकन करना। राग दीपक हैं, उस जो एक निश्चित समय होता है उस वक्त जो गायन किया जाता है।
उसी दौर की चित्रकला के हिसाब जैन से। धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन मैंने कई बार सुना है कि जैन धर्म के अनुयायी जब अपने तीर्थंकरों की बात करते हैं तो उनके नाम से पहले भगवान लगाते हैं, जैसे भगवान महावीर। क्या सही स्थिति है? जैन धर्म में ईश्वर है या नहीं है, या ईश्वर और भगवान दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं? सर आमतौर पर जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। हम्म, जैन धर्म के अंदर जो भगवान माना जाता है वो अरिहंत और सिद्ध को माना जाता है। क्या अंतर है दोनों में, अरिहंत और सिद्ध में? सर अरिहंत को अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो अरिहंत 4 कर्मों का क्षय कर चुके होते हैं, जबकि जो सिद्ध होते हैं वो 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके होते हैं। सिद्धशिला क्या चीज़ है? सिद्धशिला एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर पहुँचने के बाद न तो व्यक्ति का कोई शरीर नहीं होता है और वो सुख दुख से परे होता है, और वो एक अनंत सुख की स्थिति होती है। अयोग केवल और सयोग केवल में क्या अंतर है? सर अयोग केवली जो होते हैं वो सिद्ध होते हैं, और सयोग केवली जो होते हैं वो अरिहंत होते हैं, वो सशरीरी होते हैं। ठीक है अंकित, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। टीम दृष्टि पेश करती है आईएएस की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। मे आई कम सर? यस 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 यस, बैठिए अंकित। आपने इतिहास में नाम अंकित करने की पूरी तैयारी कर रखी है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू। सेकंड इंटरव्यू? पिछली बार दिया था आपने इंटरव्यू? जी ना? सर। मुझे लग रहा था। हाँ, कितने मार्क्स आए थे पिछली बार? 168। और आज जो आपका इंटरव्यू हुआ और जो पिछली बार वहाँ हुआ था यूपीएससी में, उसमें क्या तुलना है? सर यहाँ मतलब ठीक लग रहा है सर मेरे को। अच्छा, तो इस वहाँ बार कैसा लग रहा था? वहाँ का भी ठीक ही लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं टेक्निकल क्वेश्चन में फंस गया था वहाँ पे, और एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे अच्छा जवाब देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया था हिंदी साहित्य वाले में। इस बार तो आपकी तैयारी का लेवल अलग ही है, और बड़ी मेहनत की इस बार, तो ऐसा लग रहा है। पता नहीं सर, वो थोड़ा बीमार चल रहा हूँ 2-3 दिन से, तब ये हाल है, मतलब अब गला थोड़ा बैठा हुआ है। वो तो कोई बात नहीं। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उठ के जा रहे थे थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो गए थे। उठ के बहुत ये नहीं सोचना है कि मैं 4 कदम पीछे ऐसे रिवर्स बैक गियर में जाऊंगा फिर टर्न हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। उठो, मुड़ो और जाओ आराम से। इतनी फुर्सत किसी पैनल मेंबर के पास नहीं कि आपको जाते हुए देखें और उसके बेस पे नंबर काटें आपके, है ना। सहज होके जाना है, टेंशन नहीं लेनी है। ड्रेस आपकी बहुत ही बढ़िया है, शानदार ड्रेस है। बैठने का तरीका बहुत अच्छा है। चित्तौड़ पे हमने आपसे पूछा खूब, जैन साहित्य पे पूछा। जैन साहित्य पर थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे हेमचंद्र आपने अपनी ओर से नहीं कहा, और कई कवि हैं जैन साहित्य सर वो में थोड़ा भाई। सा मैं इसमें वो अपभ्रंश और प्राकृत की वजह से थोड़ा सा। आचार्य जिनदत्त सूरी हैं, जी सर। नेमिनाथ सूरी हैं, इन सबका नाम बोलो ना, इतने सारे लोग हैं। बल्कि जो गणपति चंद्रगुप्त ने तो हिंदी साहित्य की शुरुआत जैन साहित्य से मानी है, और उसमें 2 रचनाओं का जिक्र किया है। शालिभद्र सूरी का जिक्र है। आपको तो सारे नाम टिप्स पे पता होने चाहिए, ठीक है। और इन सब की कहानियां भी। अब जैसे हेमचंद्र की बात हुई, खटाक से कविता सुना दो हेमचंद्र की साथ में, मतलब मौका चूकना नहीं है जरा सा भी, जहां मौका मिले कुछ ना कुछ सुना देना है। पद्मावत में ये कहना कि मैंने फिल्म देखी नहीं, अच्छा नहीं लगता यार। जब आप चित्तौड़ से जुड़े हुए हैं तो बनता है कि आप फिल्म देखें, देख लीजिए अभी। ऐसा क्या है, कब है इंटरव्यू आपका? 10 फेब को। वो कहाँ, फिल्म देख लो और उसके बाद दोनों के डिफरेंस, जो 2-4 मेन पॉइंट्स हैं वो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद पोएम आपने बड़ी अच्छी सुनाई। क्वेश्चन जितने पूछे गए सबके आंसर आपने अच्छे दिए, सबके। सीमेंट वगैरह को लेके तो कमाल ही कर दिया। शायरी इतनी सुंदर सुनाई, आपने लिखी हो पंक्ति? जी सर। क्या बात है यार, तुम तो एकदम नेक्स्ट लेवल के आदमी हो। Thank you. और जैनिज्म पर मैंने 3-4 सवाल मुश्किल सोचा कि बस सॉरी बुलवा लूं, पर सबका जवाब दे दिया। बहुत बढ़िया तैयारी की हुई है। मुझे लगा कि अयोग केवल सहयोग केवल तो फंसी जाओगे, आपने उसका भी जवाब दे दिया है। बूंदी चित्रकला वाला भी ठीक था। तो कुल मिला के ऐसा एक भी सवाल नहीं है जिसका उत्तर गलत हो। हाँ, बस ये कि कहीं कहीं थोड़ा सा और तैयारी कर लेंगे तो अच्छा होगा। एक्सप्रेशन भी आपका अच्छा है, मतलब जो थोड़ा सा लोकल टच है बोलने का वो अपनी जगह है, लेकिन वो बुरा नहीं है, वो ठीक है, स्वाभाविक है। बाकी कहीं एक्सप्रेशन में कोई ऐसी बात नहीं कि हम उसको आपको टोकें या सुधार की बात करें। मेरा ख्याल है कि आप इस बार बहुत ही ज़बरदस्त नंबर लाने वाले इंटरव्यू में। मेंस कैसा हुआ है? मेंस अच्छा हुआ है सर।
तो भाई फिर तो मुझे डर लग रहा है तुम IAS बन जाओगे इसी बार। थैंक यू सर। और डरने की बात नहीं, खुशी की बात है तो, है ना। तो हो सकता है कि इस बार IAS आपके खाते में हो, बस ऐसा ही परफॉर्म करके आ जाना वहाँ पर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? सर मुझे एक वो थोड़ा डाउट आ रहा था, क्या? एक हिजाब वाले इश्यू पे क्या स्टैंड लेना चाहिए? आपके सर हिजाब का जहाँ तक सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन का पहलू है, वहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो भी आना बाकी है जी। हाई कोर्ट के निर्णय में वो निर्णय इस बारे में है ही नहीं कि हिजाब पहनना ठीक है गलत है, वो सब तो प्रश्न ही नहीं। जो प्रश्न पूछा गया वो ये कि उस कॉलेज ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के तहत उस दायरे में रहते हुए एक रूल बनाया, क्या कॉलेज को ये रूल बनाने का अधिकार था? और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है उसके तहत कॉलेज को रूल बनाने का अधिकार है। इतनी सी बात है। और ये अधिकार है या नहीं, इसकी मूल कसौटी क्या मानी गई कि आर्टिकल 25 के तहत जो हम एसेंशियल प्रैक्टिसेस कहते हैं धर्म की, क्या हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस में शामिल होगी या नहीं होगी, उसमें कुरान शरीफ के और बाकी रेफरेंसेस बहुत सारे कोट किए गए हैं और उसके बेस पर निष्कर्ष निकाला है कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इसलिए सरकार के पास अधिकार है उसको रेगुलेट करने का। अगर सुप्रीम कोर्ट एसेंशियल प्रैक्टिस मान लेगा तो नोटिफिकेशन गलत साबित हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब 2 जजेस की बेंच ने विचार किया तो वो सहमति बन नहीं पाई है। अब बड़ी बेंच फैसला करेगी तो अंतिम फैसला आएगा। तब तक के लिए हाई कोर्ट के फैसले को आप खारिज मत कीजिए। आप कहिए कि व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में हिजाब पहनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर कल्चर के लोगों को अपनी कल्चर के अनुसार जीने का हक है पूरा। ये तो मसला सिर्फ इतना है, और वो भी लड़कियों के एक स्कूल का मसला है कि वहाँ पर हिजाब को अगर अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे तो स्कूल के प्रशासन को यह हक है या नहीं। इसका उत्तर हाई कोर्ट ने दिया है कि हाँ, स्कूल के प्रशासन को इसका हक है। इतनी सी बात कही है और लोगों ने इतना हल्ला मचा रखा है टीवी पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे संविधान से धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। वही केंद्र सरकार अपने केंद्रीय विद्यालयों में हिजाब की परमिशन दे रही है। कहाँ मना किया आज तक? ये तो कर्नाटक सरकार के एक नोटिफिकेशन के संदर्भ में केस हुआ था, उसके संदर्भ में जजमेंट आया है। कोई ऐसा इतना बड़ा जजमेंट नहीं है कि इसके बेस पर पूरा देश हिल जाए। ये तो टीवी मीडिया ने हिला रखा है देश को। जजमेंट तो पढ़ता नहीं कोई, हवा में काम चलता है। ठीक है, कोई और प्रश्न आपका? सर एक ये मीडिया रेगुलेशन को लेकर के, चूँकि वो एजुकेशनल जर्नलिज्म है ना, हाँ। क्योंकि पिछली बार 2 पे ही चला था ज़्यादातर। हाँ। एक तो मीडिया और एक एजुकेशन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वो तो पढ़ाई होगा आपने ठीक से ना? हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है, उसके अलावा जो अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, पढ़ लीजिए उसको। कोई दिक्कत है तो बताइए, बैठेंगे फिर। जी सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।